बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट कोर्स वेक्टर कैलकुलस है, ये स्टार्ट किया हुआ है। और इस वेक्टर कैलकुलस में आपने 3 टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। इसमें एक वेक्टर है, एक मैकेनिक्स है और एक आपका टेंसर है। तो मेरे पास ये मेरे ओल्ड नोट्स पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें आज आपको यहाँ से ही रीडिंग कुछ करवा देते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने वेक्टर कैलकुलस में इस वक्त लाइन इंटीग्रल जो है ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। और लाइन इंटीग्रल में मैं लास्ट 2 लेक्चर्स में आपको ये बता चुका हूँ कि लाइन इंटीग्रल को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, लाइन इंटीग्रल की कितनी टाइप्स हैं। उसके बाद मैंने लाइन इंटीग्रल को किस तरह सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की थी। अभी तक जो मैंने एग्जांपल्स आपको बेटा शेयर की हैं, उन एग्जांपल्स में मैंने वो वाली प्रॉब्लम्स, वो वाले क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हैं, जो कि 2 वेरिएबल्स, जिसमें 2 वेरिएबल जो हैं इन्वॉल्व हैं, यानी 2 वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही हैं। आज मैं जिस एग्ज़ाम्पल की तरफ मूव करूंगा, इस एग्ज़ाम्पल में अगर आपके पास क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स हो जाएं, ठीक है, तो फिर आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा चलें इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन होने चाहिए। तो देखें ज़रा यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास ये प्रॉब्लम है, कहता है जी कि अगर फाई जो है वो आपके पास एक्स वाई के बराबर है, यानी फाई यहाँ पर एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। तो एवेलुएट द लाइन इंटीग्रल, आपने ये लाइन इंटीग्रल फाई डी आर वेक्टर ओवर द कर्व सी मालूम करना है फ्रॉम 0 0 से, ओरिजिन से लेकर ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट है 1 1 0। तो यहाँ पर ये भी 3 कंपोनेंट वाला पॉइंट है, 3 कोऑर्डिनेट्स में आपके पास ये है। अच्छा, अब इसमें ये इंटीग्रल आपने कैलकुलेट करना है, या क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहला, इस लाइन इंटीग्रल को आपने कैलकुलेट करना है अलोंग दी कर्व स्पेसिफाइड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और उसमें z इज इक्वल टू 0 है। इस कर्व के लॉन्ग जिसको हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से और z इज इक्वल टू 0 से स्पेसिफाइड किया है, अगर हम इसके लॉन्ग चलें तो हमने इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखें। नहीं बेटा, यहाँ पर हमारे पास ये जो स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई एक्स वाई है वो एक्स वाई के इक्वल गिवन है। यहाँ पर y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पर y, जहाँ पर y है वहाँ पर एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। तो ये हमारे पास जो फाई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स क्यूब के बराबर। तो अब आपका मैंने लिखा सो फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। अब आपका फाई जो है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स ओनली है। इट मीन्स आपको यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में सिर्फ आपको एक्स की लिमिट्स चाहिए होगी। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताई थी बात ये कि आपका फंक्शन चाहे 2 वेरिएबल वाला है, चाहे 3 वेरिएबल है, या 3 से ज़्यादा है, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपने उस फंक्शन को, चाहे वो स्केलर पॉइंट फंक्शन है या वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, उसे आपने सिंगल वेरिएबल में किसी तरीके से बदलना है। तो यहाँ पर आपने y की वैल्यू पुट कर दी, तो आपका आंसर एक्स क्यूब आ गया। आपका फाई जो है वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगली चीज़ हमने निकालनी है नेक्स्ट डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने कैलकुलेट करना है। डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब डी आर वेक्टर मालूम करना है। और डी आर वेक्टर क्या होता है? डी एक्स डी वाई डी जी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पर एक वेक्टर की जो नोटेशन है, जो कि आप खैर जानते ही होंगे। मेरे पास अगर मिसाल के तौर पर एक वेक्टर एक्स लिखा है, आर वेक्टर लिखा है मेरे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर। तो ये आई जे के कंपोनेंट की शक्ल में लिखा हुआ है। इसको मैं अगर ब्रैकेट की नोटेशन में लिखूँगा तो आप जानते हैं इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये नोटेशन मैं बार बार इस्तेमाल करूँगा, तो इससे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। दूसरी बात, यहाँ पर जो मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला है डी आर वेक्टर, वो किस तरह मालूम किया है? वो जस्ट आपने इस कंपोनेंट्स के ऊपर डी अप्लाई कर दिया है, तो दिस विल बिकम डी एक्स डी वाई डी जी। ठीक है जी, तो ये डी आर वेक्टर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमने डी आर निकाला है, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी, तो y हमारा एक्स स्क्वायर के बराबर था और z 0 है, तो सारा ये डी जेड 0 हो जाएगा।
अब यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर निकालना है, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो वो किस तरह निकलेगा, बिल्कुल वो जानते हैं आप सेकेंड ईयर से आप पढ़ते आ रहे हैं। डिफरेंशियल ऑफ डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, पहले पावर शुरू में पावर में से कम यानी 2x, जैसे सिंपल आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, और आगे बस इसमें डेरिवेटिव में तो सिर्फ 2x लिखते हैं ना, तो इसमें इजाफी चीज़ ये लिखनी है कि डेरिवेटिव तो 2x आ गया, साथ यहाँ पर आपने dx भी लिखना है, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों कंपोनेंट में से dx मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ पर 2x आ गया। अब इसको मैंने दोबारा आई जे की नोटेशन में लिख लिया, तो ये 1i यानी कि i रह जाएगा, ये 2xj आ जाएगा और ये dx आ जाएगा, ठीक होगी बात ये। हैंस द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल, अब ये लाइन इंटीग्रल की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो यहाँ पर पहले लिखा है फाई, तो फाई की वैल्यू हम जानते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब के बराबर आई है, तो मैंने एक्स क्यूब लिख दिया। डी आर वैक्टर की वैल्यू आई है i + 2xj, ये लिख दिया, आगे dx आ गया। अब इस एक्स क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और साथ ही मैंने इंटीग्रेशन भी कर लिया इसकी, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन होगी x की पावर 4/4, और यहाँ पर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 बनेगी। अब x की पावर 4 की इंटीग्रेशन होगी x की पावर 5/5, और ये जो 2 साथ लिखा है वो यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 आ गई। अब लोअर लिमिट 0 पर तो सारा इसका आंसर 0 हो जाएगा, अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो इस पर बनेगा 1/4 और ये आ जाएगा 2/5j, तो ये लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। तो अब लाइन इंटीग्रल की यहाँ पर जो वैल्यू निकली है वो वेक्टर आया है। ये ज़रूरी नहीं कि पहले जो आपने कल एग्जांपल देखी थी उसमें जो लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे थे आप, उसमें आंसर एक स्केलर आ रहा था। एक्चुअली वहाँ पर क्या था, वहाँ पर लिखा हुआ था a.dr, यानी कि वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट था, तो डॉट प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज स्केलर। अब यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये फाई तो खुद स्केलर है, लेकिन डी आर जो है वो एक वेक्टर है। तो स्केलर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल आंसर आपका वेक्टर आएगा, तो इस सूरत में इसका आंसर आपके पास यहाँ पर वेक्टर आएगा। तो ये लाइन इंटीग्रल की आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देख बेटा, सेकंड पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि अब आपने दोबारा इस लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है अलोंग दी स्ट्रेट लाइन सी, और वो जो स्ट्रेट लाइन सी बन रही है वो किस तरह बन रही है, डैट ज्वाइंस ओरिजिन एंड 110, यानी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो स्ट्रेट लाइन बनती है उसके अलोंग आपने इस लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर देखें, आपने 3 डायमेंशन में चैप्टर नंबर 8 अपनी बुक का जो है उसमें अगर आपके पास यहाँ पर लाइन मालूम करनी हो 3D में तो वो कैसे मालूम करते हैं ज़रा देखते हैं। तो मैंने लिखा कि फर्स्टली वी फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन एंड 110, इसको आपने मालूम करना है। तो यहाँ पर जो मैं फार्मूला इस्तेमाल करूँगा, आपने 3D में लाइन को मालूम करने का फार्मूला पढ़ा हुआ है, x - x1 / x2 - x1 इक्वल टू y - y1 / y2 - y1 इक्वल टू z - z1 / z2 - z1 इक्वल टू सम रियल नंबर t, ठीक है। अब यहाँ पर ये x1 y1 z1, तो ये जो रीजन के कोऑर्डिनेट हैं मैंने x1 y1 z1 लेट कर लेता हूँ, यानी ये हमारा x1 आ गया, ये y1 आ गया, ये z1 आ गया। तो x1 की वैल्यू 0 आ गई, y1 की वैल्यू भी 0 आ गई, z1 भी 0 आ गया। ये जो दूसरा नंबर है 110, इसके कंपोनेंट को मैं लेट कर लेता हूँ x2 y2 z2। तो ये मेरे पास x2 की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पर x2 1 लिख दिया, नीचे x1 की वैल्यू 0 आ गई, y2 की वैल्यू भी यहाँ पर 1 आ गई और y1 भी यहाँ पर 0 आ गया, और z2 की वैल्यू यहाँ पर भी 0 है और z1 भी 0 है, तो ये 0 - 0 आ जाएगा। अच्छा, ये बन जाएगा x/1, ये y/1, z/0 इक्वल टू t आ जाएगा। अब यहाँ से कोई स्टूडेंट ये ना समझेगा z/0 का मतलब यहाँ पर इन्फिनिटी है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये एक रेशो होगी यहाँ पर। अब यहाँ से x, ये 1 को जब आप इधर t से ला के मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू t आ जाएगी, ये y की वैल्यू भी t आ जाएगी, और यहाँ से z की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। इसको इन्फिनिटी नहीं कर देना, ये आपने आई होप के चैप्टर 8 जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसमें ये आप पढ़ के आए होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक्चुअली कहलाती हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ लाइन, सही है। अच्छा, अब ये मेरे पास x की वैल्यू t आ गई, y की वैल्यू भी t आ गई, यानी x और y दोनों बराबर हो गए। देखें ना, x भी t है, y भी t है, तो इसका मतलब y किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। अब ये y की वैल्यू जो x है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल ये कन्वर्ट हो गया, y x के बराबर है, z 0 है, सही है। तो अब अगला काम क्या करना है, आप जानते हैं कि y की जो वैल्यू x निकली है उसे मैं अपने स्केलर पॉइंट फंक्शन में पुट कर दूंगा। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन है phi x y इक्वल टू xy, तो यहाँ पर y की जगह आप x पुट कर देंगे, तो ये भी x और ये भी x, तो कितना बन जाएगा x का स्केयर, तो इस मरतबा phi की वैल्यू आ जाएगी x स्केयर के बराबर, तो z पहले 0 है। तो ये आपके पास बेटा इस मरतबा आ जाएगा हमारा जो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है dx dy dz। dx तो वैसे ही रह गया, y की जगह मैंने यहाँ पर x पुट कर दिया, तो ये भी dx बन गया, और dz z 0 है तो ये सारा 0 हो जाएगा।
अब यहाँ से मैं डी एक्स कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये रह गया 1, ये भी 1 आ गया, ये 0 आ गया। इसे आई जे की फॉर्म में लिख लेते हैं यूनिट वेक्टर की नोटेशन में, तो ये आ गया डी एक्स आई प्लस जे। अब यहाँ पर लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी फाई डी आर वैक्टर। अब चूँकि आपका जो ये सारा डिफरेंशियल है वो भी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, फाई जो था वो भी एक्स स्क्वायर के बराबर है, यानी कि पूरे का पूरा ये अंदर वाली चीज़ जो इंटीग्रेंड है ये फंक्शन ऑफ एक्स बन गया है। तो हमें सिर्फ एक्स की लिमिट चाहिए। अब एक्स की लिमिट चाहिए तो एक्स आप देखें कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। देखें जी, यहाँ पर एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 है और यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब आपका एक्स 0 से 1 तक वेरी कर रहा है। तो एक्स की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएंगी यहाँ पर 0 से 1। फाई की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर, डी आर हमारे पास आ गया आई प्लस जे डी एक्स। आई प्लस जे को मैंने बाहर कॉमन निकाल लिए या बाहर निकाल लिए, यानी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो गई एक्स क्यूब ओवर 3, लिमिट अप्लाई कर दी, ये हमारे पास आंसर आ गया आई प्लस जे ओवर 3। ठीक है, तो ये लाइन इंटीग्रल आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, जब आपके पास क्वेश्चन में 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन आ जाए। एक और यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, और इस मरतबा मैं जो एग्जांपल लूँगा उसमें मैं आपको एक नई टेक्निक बताऊँगा। ये भी और टेक्निक क्या है कि सम टाइम हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो है इनका इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है। पैरामीट्रिक इक्वेशन के जरिए क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो हमारे लिए क्वेश्चन में आसानी पैदा कर देता है। तो मैंने लिखा है कि यूज़ ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन इज़ बेस्ट हेयर। ठीक है, तो इस मरतबा क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि हमारे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है, ए की वैल्यू है 3x + 7y आई प्लस 3y - 2x जे। आपने वैल्यूएट करना है लाइन इंटीग्रल, a डॉट डी आर। अब ये देखें डॉट प्रोडक्ट है, इट मीन्स इसका आंसर जो निकलने वाला है वो आपके पास आंसर आएगा इसका एक स्केलर नंबर। ठीक है, वेक्टर नहीं आएगा। अच्छा, वेयर सीज, अब यहाँ पर देखें ये मैंने सर्कल लगाया हुआ है लाइन इंटीग्रल के ऊपर। तो ये मैं बात आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर किसी लाइन इंटीग्रल के ऊपर, ये लाइन इंटीग्रल है, इसके ऊपर ये सर्कल इस तरह लगा हो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब इसके नीचे यहाँ पर सी नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो जब ये सर्कल लगा हुआ है तो ये जो सी नहीं लिखा होगा तो सी यहाँ पर ये शो करेगा कि सी इज़ क्लोज्ड कर्व हेयर। ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पर जो सी है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होगी। सिंपल क्लोज्ड कर्व के मुतालिक भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कि ऐसी कर्व जो कहीं पर भी किसी पॉइंट पर भी अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे ये सर्कल है, ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। एलिप्स है आपके पास, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। लेकिन ये अगर आप रिबन टाइप बनाते हैं ऐसे करके तो ये सिंपल क्लोज नहीं है। ये क्लोज तो है लेकिन सिंपल क्लोज नहीं है, क्योंकि ये आपस में इस पॉइंट पर अपने आप को कट कर गई है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर जो तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि ये सर्कल लगा हुआ है। तो सर्कल का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके पास जो कर्व है वो क्लोज कर्व दी होगी आपको। ठीक है, तो क्लोज कर्व उसने बता भी दी है कि वेयर सी इज़ एन एलिप्स। तो एलिप्स आप जानते हैं कि सिंपल क्लोज कर्व होती है। इन दी एक्स वाई प्लेन ट्रांसवर्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि इसमें जो एंगल है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया गया है। आगे मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। लेकिन जी यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास ये ए जो है ये आपके पास वेक्टर, इसे आई जे की फॉर्म में लिखा हुआ है। मैंने इसको इस तरह इसकी ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लिया। ये पहला कंपोनेंट आ गया, फिर कॉमा ये दूसरा कंपोनेंट आ गया। डी आर वैक्टर यहाँ पर निकलेगा डी एक्स कोमा डी वाई, क्योंकि यहाँ पर तीसरा कंपोनेंट नहीं है तो मैं सिर्फ इसे 2 कंपोनेंट वाला वेक्टर कंसीडर करूँगा, जेड नहीं है इसमें, तो डी एक्स डी वाई ले लेंगे। आगे अपने लाइन इंटीग्रल के मुताबिक देखा जाए तो हमें ए डॉट डी आर चाहिए, तो मैंने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, ए डॉट डी आर। ये मेरे पास ए आ गया, ये आ गया डी आर। अब उसके बाद डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं कि पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया 3x + 7y इंटू डी एक्स, और ये आ गया 3y - 2x इंटू डी वाई। इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। अब चूँकि मेरा टारगेट ये है कि मैंने इसे किसी सिंगल एक वेरिएबल में बदलना है, तो सिंगल एक वेरिएबल में बदलने के लिए एक तरीकाकार तो ये है कि मेरे पास ये एलिप्स पड़ी हुई है, ये कर्व है जिसके लॉन्ग मैंने लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो एक तरीकाकार ये है कि यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, और उसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ। लेकिन आप देखें ना, यहाँ पर y की जो वैल्यू निकलेगी वो अंडर रूट की फॉर्म में बदल जाएगी, और यहाँ पर फिर उसका डेरिवेटिव लेना, डिफरेंशियल लेना, फिर यहाँ पर उसको सॉल्व करना, यहाँ पर भी y की वैल्यू आप पुट करेंगे। दैट इज़ वेरी लेंथी प्रोसीजर। सही है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा कि पैरामीट्रिक इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सी हमारे पास एक एलिप्स ये दी हुई है। हम जानते हैं कि एलिप्स की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है हमारे पास जो जर्नल एलिप्स है x = x² / a²
प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू 1। इस एलिप्स के लिए हम जानते हैं कि जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती हैं वो होती हैं एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो अब इस एलिप्स के मुताबिक हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन में हमारे पास जो एलिप्स है वो गिवन है एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो आएगी ए कॉस थीटा। तो ए यहाँ पर 2 है, 4 नहीं है, ये ए का स्क्वायर होता है। तो 2 कॉस थीटा आ गया और वाई आ गया, ये बी का स्क्वायर होता है तो वाई आ गया 3 साइन थीटा। ठीक है, तो ये एक्स और वाई की पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई। और आप जानते हैं कि एलिप्स में जो थीटा की रेंज होती है वो आपके पास 0 से 2 पाई यानी कंप्लीट सर्कल बनता है आपके पास, तो 0 से 2 पाई आ जाएगी। पुट वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इन 1, यानी अब ये हमारे पास 1 था ना, या इसी को आपने किसी एक वेरिएबल में बदलना ना। ठीक है, तो मैंने एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर वाई, और जहाँ पर वाई है वो पुट कर दिया। तो ये एक्स की जगह जब हम पुट कर देंगे 2 cos थीटा तो 2 3 ज़ा 6 cos थीटा आ जाएगा। वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 7 3 ज़ा 21 साइन थीटा आ जाएगा। डी एक्स यानी कि इसका डिफरेंशियल आपने मालूम करना है। तो इसका डिफरेंशियल कैसे निकलेगा, कोस का डिफरेंशियल हो गया, कोस का डेरिवेटिव जैसे निकालते हैं माइनस साइन थीटा, ये वाला 2 वैसे ही आ गया, और आगे एंगल का डिफरेंशियल डी थीटा। तो ये पूरा हो गया। आगे चलेंगे, यहाँ पर 3 वाई, तो वाई की जगह आपने पुट किया 3 साइन थीटा, तो 3 3 ज़ा 9 साइन थीटा आ गया। सेंटर में माइनस आ गया। 2x का मतलब 2 2 ज़ा 4 cos थीटा आ गया। डी वाई का मतलब है इसका डिफरेंशियल आपने निकालना है वाई का। तो वाई का डिफरेंशियल यानी कि 3 वैसे कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशियल आ गया, साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, और आगे थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा। अब ये तमाम वैल्यूज़ में से डी थीटा मैंने कॉमन निकाल लिया। डी थीटा जब हमने कॉमन निकाल लिया तो बेटा यहाँ पर ये चीज़ आपके पास रह जाएगी। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 6 -12 साइन थीटा cos थीटा प्लस माइनस 21 2 ज़ा 42 साइन स्क्वायर थीटा। आगे ये आ गया प्लस 9 3 ज़ा 27 साइन थीटा cos थीटा, और 3 4 ज़ा 12 -12 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी सिंपल सिर्फ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, कैलकुलेशन की है, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बेटा मज़ीद प्लस माइनस करने के बाद लास्ट क्वेश्चन को हमारे पास ये लास्ट एक्सप्रेशन ये आ जाती है 15 साइन थीटा cos थीटा -42 साइन स्क्वायर थीटा -12 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसे डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में कन्वर्ट करने लगा हूँ। तो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ को कन्वर्ट करने के लिए मैंने इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 2 साइन थीटा cos थीटा। और यहाँ पर मैंने क्या किया, और यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ में क्या किया, ये आप जानते हैं कि डबल एंगल आइडेंटिटीज़ के फार्मूलाज आपने पढ़े होंगे। आपने फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा बाई 2 जो होता है वो होता है प्लस माइनस √1 - cos थीटा ओवर 2, यानी कि जो एंगल यहाँ है यहाँ पर वो एंगल डबल हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर पहले साइन थीटा लिखा होता तो ये एंगल डबल होकर 1 - cos 2 थीटा ओवर 2 हो जाता। अब दोनों तरफ स्केयरिंग कर लेते हैं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, स्केयरिंग करने से प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी ये दोनों प्लस में बदल जाएंगे, ये आ जाएगा 1 - cos 2 थीटा ओवर 2, अंडर भी ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू आ गई, सही है। इसी तरह सिमिलरली हमारे पास cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला डबल एंगल आइडेंटिटीज़ में होता है 1 + cos 2 थीटा बाई 2। तो इन दोनों फार्मूलाज को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो ये बेटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख लिया 1 - cos 2 थीटा ओवर 2, और यहाँ पर लिख दिया 1 + cos 2 थीटा ओवर 2। ये अपने फार्मूला आप जानते हैं, 2 साइन थीटा cos थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के, तो इसको मैंने साइन 2 थीटा लिख लिया। ये 42 2 से कैंसिल हो गया, 21 रह गया, ये से कैंसिल हो गया, 6 रह गया। अब ये चीज़ वैसे मैंने नीचे लिख ली, 21 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये -21 - +21 cos 2 थीटा आ गया, -6 cos 2 थीटा डी थीटा आ गया। 21 cos 2 थीटा -6 cos थीटा 15 cos थीटा 2 थीटा रह गए, -21 - 6 -27 रह गया। हैंस दी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल को कैलकुलेट कर लेते हैं हम। अब चूँकि आपका पूरा जो A.dr है, यानी ये सारा का सारा किसका फंक्शन बन गया, थीटा कन्वर्ट हो चुका है। तो हमें सिर्फ थीटा की लिमिट्स चाहिए। अब थीटा की लिमिट किस तरह क्या थी वो मैंने आपको बताया एलिप्स के शुरू में। तो एलिप्स में थीटा जो है वेरी करता है 0 से 2 पाई के दरमियान, तो ये 0 से 2 पाई लिमिट आ गई। बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम यहाँ पर, यह आ जाएगा 15/2 0 से 2 पाई साइन 2 थीटा, ये 15 बाहर आ गया cos 2 थीटा 0 से 2 पाई -27 0 से 2 पाई डी थीटा। साइन की इंटीग्रेशन होगी -cos 2 थीटा
ओवर ये जो थीटा के साथ नंबर लिखा हुआ नीचे आ जाएगा। इसी तरह cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन होगी sin 2 थीटा, और जो थीटा के साथ नंबर लिखा हुआ है 2 वो नीचे आ जाएगा। d थीटा की इंटीग्रेशन थीटा हो गई। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये 2 बाहर आ गया -15/4, ये बन गया cos 4 पाई, तो और ये वाला माइनस भी मैंने बाहर लिख लिया और आगे लोअर लिमिट पर माइनस cos 0 आ गया। इसी तरह यहाँ पर लिखा sin 4 पाई माइनस लोअर लिमिट sin 0, अपर लिमिट 2 पाई -0। अब आप जानते हैं कि cos 4 पाई होता है 1 के बराबर, cos 0 भी 1 के बराबर होता है, तो 1 - 1 0। साइन जो होता है वो पाई के मल्टीपल पर भी 0 होता है, यानी sin 4 पाई भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है। तो ये सारा दोनों फैक्टर ख़त्म हो गए, तो आंसर क्या बन गया, -27 को 2 से मल्टीप्लाई करें -54 पाई, ये आपका आंसर है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने 2 प्रॉब्लम डिस्कस की। एक प्रॉब्लम में मैंने आपको दिखाया कि अगर क्वेश्चन में आपके पास 3 वेरिएबल्स मौजूद हों, ठीक है, तो आप उसको कैसे सोल्व करते हैं। और एक प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया कि सम टाइम पैरामीट्रिक इक्वेशन का जो इस्तेमाल है वो मच बेटर होता है कि अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करें। दूसरा ये कि वैसे तो मैं अपनी ज़्यादातर वीडियोज़ जो हैं वो वाइट बोर्ड पर सामने आकर ही बनाता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि क्वेश्चन अब जैसे यहाँ पर ये 2 बड़ी प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की हैं, तो वाइट बोर्ड पर सामने आकर एक्सप्लेन करने में खैर टाइम भी कुछ ज़्यादा ही लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक लाइन लिखनी है। तो कुछ वहाँ पर अगर थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर आपको समझ आती है तो कुछ किसी चीज़ का कुछ फ़ायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी है। वहाँ पर क्लियरेंस तो अच्छी हो जाती है स्टूडेंट्स की तरफ से, मुझे फ़ीडबैक यही मिलता है कि जी वाइट बोर्ड पर ज़्यादा समझ आती है हमें। तो लेकिन उसमें खैर टाइम टेकिंग प्रोसीजर भी होता है। यहाँ पर ऑलरेडी नोट्स में मौजूद होती हैं चीज़ें, ठीक है, तो इसमें एलेबोरेट करने में चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं। खैर आप मुझे मैसेज करके बताइएगा फिर भी कि कौन सा मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये आज की वीडियो, आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म की कोई कमी है तो ये जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, इस पर आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।